Hello and welcome back to my channel. Today we'll be starting about second prescription, which is a very important topic of organ of medicine. So what is second prescription? Before starting this topic, पहले तो ये पता होना चाहिए कि prescription क्या होता है. Prescription basically एक written set of instructions होते हैं जो कि हमारा physician हमें देता है. सब मतलब कि जो एक physician एक patient को देता है, that is a prescription, जिसमें कि उसके ट्रीटमेंट के बारे में होता है, मेडिसिन के बारे में, डाइट एंड रेजिमेंट के बारे में होता है. सो दैट इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन. What is second prescription? Kent says that second prescription, technically speaking, is a prescription after the first one that has acted. फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको हम सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं. The question of second prescription comes only when the first prescription has been administered, it has been given sufficient time to act and allowed to exhaust his action. सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन की बात तभी आती है जब हमारा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन हम दे दिए होते हैं और उसको एक हम सफिशिएंट टाइम देते हैं कि हमारा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन एक्ट किया और अपना एक्शन उसने दिखाया. So before making second prescription, thorough understanding of first prescription and inspection of all the remaining symptoms becomes mandatory. सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन देने के पहले हमें फ़र्स्ट प्रिस्क्रिप्शन समझना होता है. जब भी पेशेंट फॉलोअप के लिए आते हैं तो हमें पहले देखना होता है कि हमारा जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन था वो कैसे, उसमें जो हमने मेडिसिन दी उसका एक्शन क्या था, पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हुआ है, कोई नई सिम्टम्स आए हैं, जो भी सिम्टम्स बचे हुए हैं वो भी हमको इंस्पेक्ट करना होता है. डॉक्टर H.A. Roberts says after administering the similimum, the patient shows the desired reaction, there may and probably will come a time when the physician is called upon to meet a symptom picture once more. This time he must consider the second prescription. तो H.A. Roberts क्या बोलते हैं कि जब हम सिमिलिमम एडमिनिस्टर करते हैं, सिमिलिमम मतलब जो होता है हमारी जो बेस्ट इंडिकेटेड मेडिसिन होती है उसको हम सिमिलिमम बोलते हैं. उसके बाद पेशेंट अपना डिज़ायर्ड रिएक्शन शो करता है. तो उस एक टाइम ऐसा आता है जब हमें एक बार फिर से पेशेंट की सिम्टम पिक्चर को एनालाइज करना होता है, उसको देखना होता है. इस टाइम पर हमको ज़रूरत पड़ती है सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन की. सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन कितने टाइप्स का होता है? सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन टोटल 6 टाइप्स का होता है. द फर्स्ट वन इज़ रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट रेमेडी, एंटीडोट ऑफ द फर्स्ट रेमेडी, चेंज ऑफ फर्स्ट रेमेडी, कॉम्प्लीमेंट्री टू द फर्स्ट रेमेडी, कॉग्नेट, चेंज इन द टोटल प्लान ऑफ द ट्रीटमेंट. ये टोटल 6 टाइप्स के हमारे सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन हो सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट वन, रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट रेमेडी. अंडर 2 सर्कमस्टांसेस सेम रेमेडी कैन बी गिवन. 2 सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम सेम रेमेडी दे सकते हैं. पहला, या तो हमारे ओल्ड सिम्टम्स वापस से आ रहे हैं, और या तो जब हमारा केस एक स्टैंड स्टिल हो गया, मतलब कहीं एक रुक गया है, ना वो इम्प्रूवमेंट हो रही है, ना उसमें कुछ पेशेंट की में सुधार हो रहा है, उसकी कंडीशन में ना कुछ हो रहा है. ठीक है, एक जगह पर रुक गया है केस. तो पहली कंडीशन क्या है? रीअपियरेंस ऑफ द ओल्ड सिम्टम. When any suitable homeopathic remedy is administered, the symptoms disappear and the patient seems to be improved. But after a period of few days to few months, same old symptom reappear. तो क्या होता है कि जब हम कोई सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी देते हैं तो सिम्टम्स डिसअपियर कर जाते हैं जो भी पेशेंट के होते हैं, और पेशेंट की जो हालत होती है उसमें सुधार हो रहा होता है. लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद जो पुराने सिम्टम्स होते हैं वो वापस से आ जाते हैं. The duration of the time taken for the reappearance of the symptoms varies from individual and nature of the medicine prescribed. In such condition, physician has to interpret if first prescription was the right one, the case is well under control and curable. तो ऐसे कंडीशन में हमें ये इंटरप्रेट करना होता है कि एक बार पेशेंट को जब आराम, हमने पहले दवाई दी, पेशेंट की हालत में सुधार हुआ, उसके सिम्टम डिसअपियर कर गए, लेकिन कुछ दिन और कुछ महीनों के बाद वापस से उसके पुराने सिम्टम्स आने लगते हैं. तो हमें ये इंटरप्रेट करना होता है कि जो हमारा पहला प्रिस्क्रिप्शन था वो सही था और जो केस है वो हमारा क्योरेबल है और अंडर कंट्रोल है. तो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में हम सेम रेमेडी जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, इन द सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन सेम रेमेडी कैन बी प्रिस्क्राइब्ड. वी कैन गिव द सेम रेमेडी. In such a case, when symptoms return, when the patient has the same general and particular as formerly, it means that first prescription was a good one, case is curable and second prescription must be the repetition of the former. डॉक्टर केंट ये बोलते हैं कि जब सिम्टम हमारे पुराने रिटर्न कर रहे होते हैं,
पेशेंट का सेम जनरल और पर्टिकुलर होता है। जैसे कि जब हम फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जब पेशेंट को दिए थे तो उस टाइम पे जो उसके जनरल सिम्टम पर्टिकुलर सिम्टम थे वही सेम सिम्टम अगर आ रहे हैं तो मतलब हमारी फर्स्ट मेडिसिन जो हमने दी है वो सही थी और केस क्योरेबल है, और सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में हमें पहली मेडिसिन को ही रिपीट करना है। ये डॉक्टर केंट बोल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि व्हेन द केस कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, अगर हमारा केस एक जगह पे रुक जा रहा है तो so in certain cases after the first prescription the symptoms start changing in an orderly manner with the production of new symptoms। कुछ केसेस में फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद सिम्टम्स बदलना शुरू करते हैं और नए सिम्टम्स आने लगते हैं। बट दिस पिक्चर अगेन चेंजेस विद द रीअपियरेंस ऑफ ओल्ड सिम्टम। पेशेंट मे नॉट कंप्लेन एनी फिजिकल प्रॉब्लम येट ही इज़ नॉट कंसिडरिंग हिमसेल्फ कम्प्लीटली इम्प्रूव्ड। बट इस पिक्चर में क्या होता है कि पेशेंट को कोई फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं होती है बट स्टिल वो अभी इम्प्रूव नहीं हुआ है, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, ऑल्दो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पेशेंट में से आई हैव नो सिम्टम येट आई एम नॉट इम्प्रूविंग, आई सीम टू हैव कम टू अ स्टैंड स्टिल पोजिशन। पेशेंट ये बोलता है कि मुझे कोई सिम्टम तो नहीं है पर मैं इम्प्रूव भी नहीं कर रहा हूँ, एक जगह पे रुक गया है, मेरी जो भी कंडीशन है वो एक जगह पे रुक गई है। दिस ही सेज रिगार्डिंग हिमसेल्फ एंड नॉट हिज सिम्टम्स, ये वो अपने बारे में बात कर रहा है। बेस्ट वे टू हैंडल सच केसेस इज़ टू वेट एंड वॉच फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम विदाउट गिविंग एनी मेडिसिन। अब बेस्ट वे ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमें वेट एंड वॉच करना होता है थोड़े टाइम के लिए बिना कोई मेडिसिन दिए। नाउ आफ्टर सच लॉन्ग वेटिंग नो आउटवर्ड सिम्टम हैव अपीयर्ड, no external manifestation of disease appear, then the same remedy can be administered as second prescription। अब इतना वेट करने के बाद अगर कोई और डिजीज़ के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, कोई एक्सटर्नल सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो हम वही सेम रेमेडी अपनी दे देंगे जो हमने फर्स्ट रेमेडी दी थी। अ न्यू रेमेडी इज़ नॉट एडवाइजेबल एज नो इंडिकेशंस आर अवेलेबल फॉर सच एक्शन। न्यू रेमेडी हम नहीं देंगे। According to 6th edition, homeopathic physician can repeat the same medicine if the case demands it, but every repetition of same remedy will be the slightly changed potency from the former। लेकिन हमें अपनी potency change करके देनी है। H.A. Roberts says, remedy should not be changed without very good reason. It is possible that the remedy may be repeated at the necessary intervals through a whole range of potencies, securing the full amount of good from each potency before passing on to the next। तो सेकेंड पॉइंट में जो हमारा केस स्टैंड स्टिल पे आ जाता है उस टाइम भी हम अपना फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन ही रिपीट करेंगे लेकिन स्लाइटली चेंज्ड पोटेंसी के साथ। सेकेंड अगर हमारा है कि हम अपना फर्स्ट रेमेडी को एंटीडोट कब करेंगे, सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में ये कंडीशन कब आती है कि हमें फर्स्ट रेमेडी को एंटीडोट करना पड़े। Appearance of new symptoms after the first prescription indicates that a remedy is not perfectly homeopathic to the case, the remedy has to be antidoted। अगर हमारे फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद नए सिम्टम आना शुरू हो जाएं तो हमें ये मान के चलना है कि हमारा जो रेमेडी है वो परफेक्टली होम्योपैथिक नहीं थी, हमने सही रेमेडी एडमिनिस्टर नहीं किया है, तो फिर उस रेमेडी को हमें एंटीडोट करना है। न्यू सिम्टम्स को वी हैव टू एग्जामिन वेरी केयरफुली। If the new symptoms are symptoms of the remedy prescribed, then it has to be understood that the patient is proving the remedy prescribed। अगर जो नए सिम्टम्स आ रहे हैं वो रेमेडी के सिम्टम है, इसका मतलब उस रेमेडी की प्रूविंग हो रही है उस पेशेंट में। और सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो नए सिम्टम्स हैं हो सकता है कि वो उस रेमेडी के ना हो। तो ऐसे कंडीशन में किसी कंक्लूजन पे आने के पहले हमें पहले सारे रिलेटिव्स को फिजिशियन पेशेंट के क्रॉस एग्जामिन करना है कि क्या पेशेंट में ये सिम्टम्स पहले कभी आए हैं। अगर इफ़ द पेशेंट नेवर हैड सच सिम्टम बिफोर फिजिशियन कंक्लूड्स दैट ही हैड मेड सम मिस्टेक इन द सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, हेंस द डिजीज़ इज़ चेंजिंग द डायरेक्शन, तो हमें तुरंत एंटीडोट करना है अपने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन को। अगर फिजिशियन ये कंक्लूड कर लेता है कि पेशेंट को उसकी लाइफ में कभी ये पहले सिम्टम्स नहीं आए हैं, तो इसका मतलब जो डिज़ीज़ है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है और हमें तुरंत अपने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन को क्या करना है, एंटीडोट करना है। डॉक्टर H.A. Roberts says, after having given antidote remedy and a little time for the patient to rest, we should study the case again from the beginning। एक बार हम एंटीडोट रेमेडी दे देते हैं, उसके बाद हमें फिर से केस को स्टडी करना है,
Second remedy should correspond more particular to the new symptom than the old. But both present symptoms and the former symptoms must be considered. जो हमें second remedy देनी है उसमें हमारे ज़्यादा new symptoms include होने चाहिए. If we do our work carefully, the second prescription will cause the new symptoms to disappear and will probably remove the old symptom as well. अगर हमने दोबारा second prescription सही दिया तो इससे जो नए symptoms आए थे patient को वो उसके चले जाएंगे. अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि हमें फर्स्ट रेमेडी चेंज करनी पड़ जाए. चेंज ऑफ द फर्स्ट रेमेडी. आफ्टर द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन व्हेन स्ट्राइकिंगली न्यू सिम्टम्स डेवलप विद एन एंटायर चेंज ऑफ ओरिजिनल सिम्टम, तब हमें अपनी रेमेडी को बदलना होता है. अगर फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद पूरी तरीके से नए सिम्टम्स डेवलप कर जाते हैं, एकदम पूरी तरीके से ओरिजिनल सिम्टम में चेंज आ जाता है, तब हमें अपनी रेमेडी को चेंज करना है. These symptoms the patient never had in his life before and the symptom picture is strongly demanding a new remedy. ऐसे symptoms patient अपनी लाइफ में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किए हैं और सिम्टम पिक्चर जो है जो पेशेंट की निकल के आ रही है वो एक नई रेमेडी को डिमांड कर रही है कि हमें एक नई रेमेडी देनी चाहिए. कभी कभी क्या होता है कि सिम्टम्स जो होते हैं वो बदल जाते हैं फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद, लेकिन पेशेंट इम्प्रूव नहीं होता है इन स्पाइट ऑफ वेटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड. तो इससे फिजिशियन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है. तो इसीलिए डॉक्टर रॉबर्ट्स और डॉक्टर केंट ये बोलते हैं व्हेन यू आर इन डाउट वेट. जब भी आप डाउट में हो वेट, ठीक है, व्हेन एवर यू आर इन डाउट यू हैव टू वेट. इट इज़ अ गोल्डन रूल, ठीक है, ये गोल्डन रूल है that never change the remedy unless the same remedy is tested and given in one or more doses of various potencies and without any effect. ये गोल्डन रूल है कि हमें अपनी रेमेडी तब तक चेंज नहीं करनी चाहिए जब तक हम सेम रेमेडी को टेस्ट कर चुके हों, एक से ज़्यादा डोज में दिए हैं, पोटेंसीज़ में दिए हैं और बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, तो हमें तब तक अपनी रेमेडी को चेंज नहीं करना है. ठीक है. अगर हमारी प्रीवियस रेमेडी पूरी तरीके से फेल कर चुकी है कि वो पेशेंट को किसी भी पोटेंसी में हेल्प नहीं कर रही है, देन वी हैव टू चेंज द रेमेडी. उसके बाद हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री टू द फर्स्ट रेमेडी. पहली रेमेडी के कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी. Complementary remedy is used after the first remedy has acted sufficiently and it helps to complete the cure. Complementary remedy हम तब यूज़ करते हैं जब पहली रेमेडी हमारी अच्छा एक्ट करी है और उसी को हेल्प करने के लिए क्योर में हम कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी देते हैं. कुछ कुछ केसेस में कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी जो होती है टू द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन इज़ नीडेड बिकॉज प्रीवियस रेमेडी सिर्फ आधा काम करती है और बाकी का आधा काम करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी देते हैं. केंट ने एक एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल अ लिटिल 4 और 5 ईयर मतलब एक 4 या 5 साल का बच्चा है, ठीक है, ब्राइट ब्लू आइज़ है, बड़ा सा सिर है, लड़का है और उसको कोल्ड जो होता है बहुत ज़्यादा उसको टेंडेंसी होती है कोल्ड लेने की, ठंड उसको लग जाती है और उसके सिर में ही जो ठंड होती है वो बैठ जाती है, मतलब और फ्लश्ड फेस होता है, थ्रॉबिंग कैरोटिड होते हैं, मतलब उसके सिर जो होता है बिल्कुल जकड़ जाता है ठंड से. बेस्ड ऑन दीज सिम्टम्स हमने बेलेडोना प्रिस्क्राइब की. तो इससे पेशेंट को एज अ पैलिएटिव आराम मिला, मतलब कि टेम्परेरी उसको रिलीफ मिला. लेकिन चाइल्ड का जो हेडेक था वो कंटिन्यू रहा क्योंकि सो रहा है उसके बैकग्राउंड में. जब हमने थॉरो एग्जामिनेशन की तो ये पता चला कि जब बच्चे को हेडेक नहीं है, जब उसको हेडेक नहीं होता है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है. ठीक है. उस टाइम पे ही हैज़ फ्लैबी मसल्स, ग्लैंड्स इनलार्ज्ड और हर चेंज ऑफ वेदर पे उसको ठंड लग जाती है एंड ही क्रेव्स फॉर एग्स. अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकल के आ रही है वो है कैलकेरिया. सो केंट सेज डू नॉट गिव कैलकेरिया ड्यूरिंग द पेरोक्सिज्म्स. पेरोक्सिज्म्स मतलब जो सडन इंटेंसिफिकेशन होता है सिम्टम का, उस टाइम पे कैलकेरिया नहीं देनी है. बट आफ्टर द वायर एज हैज़ बीन रफ्ड ऑफ बाय बेलेडोना, बट जो हमारे मेन सिम्टम्स हैं वो जब हमारा बेलेडोना रिमूव कर देता है उसके बाद हमको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देनी है जो कि बेलेडोना के कॉम्प्लीमेंट्री है, जो कि कैलकेरिया है. ठीक है. एक और एग्जांपल वैसे ही है, पल्सिटिला में भी एज इफेक्टिव इन एक्यूट मैनिफेस्टेशन और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो है हमारी सिलीशिया. ठीक, ऐसा ही बहुत सारे रेमेडीज़ के साथ है. नाउ द फिफ्थ वन इज़ कॉग्नेट्स. कॉग्नेट्स मतलब कि रिलेटेड टू ईच अदर. वो रेमेडीज़ जो कि एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड होती हैं, दे आर कॉल्ड एज कॉग्नेट्स. Once the first remedy completes its action,
सम कॉग्नेट्स में बी कॉल्ड फॉर एज अ सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। एक बार फर्स्ट रेमेडी अपना एक्शन कंप्लीट कर देती है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि फर्स्ट रेमेडी एक्ट कर लेती है सफिशेंटली, मतलब आधा काम करती है, और जो दूसरी रेमेडी हम देते हैं सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी, वो उसका आधा बचा हुआ काम पूरा करती है। कॉग्नेट्स में क्या होता है कि फर्स्ट रेमेडी अपना एक्शन कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद हम कॉग्नेट देते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कॉग्नेट देना। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी जो होता है होम्योपैथी में, वो हमेशा करंट टोटलिटी पे ही हमको देना चाहिए जब पेशेंट हमारे पास आता है कंसल्टेशन के लिए। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दिया है कि सीपिया और नक्स वोमिका जो है दे आर कॉग्नेट्स। अ बिलियस फीवर इन सीपिया कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइकली टू कॉल फॉर नक्स। कॉन्स्टिट्यूशन है सीपिया का, ठीक है, लेकिन उसको फीवर जब बिलियस फीवर होता है तो नक्स जो होता है वो उसका कॉग्नेट है। As soon as that bilious fever or intermittent fever subsides, the symptoms of sepia come out immediately। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सीपिया का है लेकिन उसको हो रहा है बिलियस फीवर, तो जब उसके बिलियस फीवर के जो सिम्टम्स होते हैं वो सबसाइड कर जाते हैं, ठीक है, तब सीपिया के सिम्टम इमिडिएटली आते हैं। तो ये शो कर रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन टू नक्स। अ सीपिया पेशेंट विद एक्यूट इन्फ्लेमेटरी अटैक डिमांड नक्स और इट्स कॉग्नेट। तो यही कॉम्प्लीमेंट्री कॉग्नेट रिलेशनशिप्स होती हैं। देन चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट इन क्रॉनिक डिजीज आफ्टर अ थॉरो स्टडी द फिजिशियन डायग्नोसिस प्रीडोमिनेंट मियाज्म एंड गिव्स अ फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। क्रॉनिक डिजीज में फिजिशियन उसकी सिम्टम पिक्चर लेता है, टोटलिटी लेता है और उसको एक मियाज्म मिल जाता है जिस पे वो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन दे देता है। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन से क्या हो सकता है कि उस मियाज्म के हो सकता है कि सारे सिम्टम्स रिमूव हो जाएं। फिर सडनली एक और कंडीशन आती है जिसमें कि दूसरे मियाज्म के सिम्टम आते हैं। सपोज़ एक पेशेंट आया, हमने टोटलिटी ली, उस टाइम पे उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो करस्पॉन्ड करते हैं सोरा के सिम्टम को, तो हमने सोरा एंटी सोरिक हमने रेमेडी दे दी। उसके बाद उसके सोरिक सिम्टम्स तो चले गए, फिर उसको सिफिलिटिक सिम्टम्स आने लगते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसे कंडीशन में सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी चेंज बेस्ड ऑन करंट टोटलिटी इन मियाज्म दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें सिफिलिटिक रेमेडी देनी होगी, एंटी सिफिलिटिक रेमेडी, जिससे उसके सिफिलिटिक सिम्टम्स जाएं। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू क्योर एनी मिक्स्ड मियाज्मेटिक कंडीशन बाय सिंगल डोज ऑफ वन सिंगल रेमेडी। हम मिक्स्ड मियाज्मेटिक कंडीशन को सिंगल रेमेडी से ठीक नहीं कर सकते, बट टू क्योर सच कंडीशन वी नीड वेरियस रेमेडी टू बी एडमिनिस्टर्ड इन सक्सेशन वन आफ्टर द अनदर। बट मिक्स्ड मियाज्मेटिक कंडीशंस को ठीक करने के लिए एक के बाद एक हमको सक्सेशन में रेमेडी देनी होती है। जब उसके सोरा के सिम्टम प्रीडोमिनेट करते हैं तो हमको एंटीसोरिक रेमेडी देनी है, फिर उसके सोरा के सिम्टम जब चले जाते हैं तो सिफिलिटिक सिम्टम प्रीडोमिनेट करने लगते हैं, उस टाइम पे वी विल गिव एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन। फिर जब सिफिलिस के सिम्टम्स जाएंगे तो साइकोटिक सिम्टम्स आने लगेंगे, उस टाइम पे वी हैव टू गिव एंटी साइकोटिक रेमेडीज़। So the miasms have to be removed one after the just like the peeling of layers of onion। जैसे हम प्याज के जो छिलके होते हैं एक के बाद एक जो छिलते हैं, उसी तरीके से लेयर्स में हमको मियाज्मेटिक कंडीशन को हटाना होता है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ मिक्स्ड मियाज्मेटिक कंडीशन व्हेन वन मियाज्म इज प्रीडोमिनेंट अदर विल बी क्वाइट, so physician has to change his plan of treatment according to symptom that guide to the miasm at the time of each sitting with the patient। तो एक टाइम पे क्या होता है कि एक ही मियाज्म प्रीडोमिनेंट होता है, उस टाइम पे दूसरा मियाज्म छुपा होता है, तो जो उस टाइम पे टोटलिटी होती है, जो उस टाइम पे मियाज्म प्रीडोमिनेट करता है, उसी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वही मेडिसिन देते हैं। नेक्स्ट इज़ द इंटरकरेंट रेमेडी। इंटरकरेंट रेमेडीज़ कैन बी यूज्ड एज अ सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन इन सम कंडीशन। कुछ क्रॉनिक केसेस में क्या होता है कि एक पीरियड के बाद पेशेंट की कंडीशन जो होती है वो प्रोग्रेस नहीं करती है, इस कंडीशन को बोलते हैं ब्लॉकेज। एक ब्लॉकेज लग जाता है क्रॉनिक डिजीज़ में, पेशेंट की कंडीशन जो होती है वो प्रोग्रेस नहीं करती है। ये ब्लॉकेज हमारा मियाज्म्स की वजह से हो सकता है, या बैड फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है, या फिर कोई वैक्सीनेशन की हिस्ट्री है उस केस में। सो इस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए हम इंटरकरेंट रेमेडी देते हैं एज अ सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। और जो सिलेक्शन होता है रेमेडी का वो हमारा होता है बेस्ड ऑन ब्लॉकेज किस तरीके का है, डिज़ीज़ का नेचर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डायथिसिस क्या है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हैं अगर कोई फैमिली में, एक्सेट्रा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।
Thank you.